नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हम आपको लीज, किराया और संपत्ति बेचने से जुड़ी जानकारी देंगे। भारतीय कानूनी व्यवस्था में प्रॉपर्टीज दो श्रेणियों में बांटी जाती हैं, एक अचल और दूसरी चल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 1 जुलाई 1982 को लागू हुआ ताकि लोग प्रॉपर्टियों का लेन देन कर सकें। कानूनी व्यवस्था में सबसे पुराने कानूनों में से एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के कानून का एक विस्तार है और उत्तराधिकार कानूनों के समानांतर चलता है और अपनी अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने की योजना बनाने के लिए इस अधिनियम के प्रमुख पहलुओं का जानना बहुत जरूरी है। घर या कोई भी प्रॉपर्टी जायदाद खरीदता है एक बहुत बड़ा निवेश होता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके पास इससे जुड़े सभी जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको जिन कागजात, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप उन सभी जो कागजात, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करें हैं और साथ ही पूरी तरीके से जो अनिवार्य हो उसके बारे में सही जानकारी मिल सके। हस्तांतरण शब्द में बिक्री, गिरवी, पट्टे, नीलामी योग्य दावा, गिफ्ट या एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफर शामिल है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या फिर हुक्मनामा के जरिए बिक्री को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। ये कानून न तो वसीयत के माध्यम से संपत्तियों के निपटान पर लागू होता है और न ही संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों से निपटता है। ये तो थी संपत्ति से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपको देंगे संपत्ति पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अनीश गुप्ता जी। और अनीश जी आपको संपत्ति से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनीश जी आपका इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको हम बता देते हैं, यह है 7065013841 और दूसरा नंबर है 8377009636। तो आज लीगल हेल्पलाइन में आप जो लीगल हेल्प ले सकते हैं, संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए, ये दो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 7065013841, 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। और संपत्ति खरीद और बिक्री से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो यहाँ पर हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं अधिवक्ता अनीश जी। उनसे आप बाकायदा सीधे सीधे इन दोनों में से किसी एक नंबर को डायल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लीगल हेल्पलाइन में आपको बता दें कि संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी और अधिवक्ता अनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश जी, सबसे पहला सवाल तो यही लोगों के जहन में आता है कि संपत्ति पंजीकरण क्यों करवाया जाता है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ जाती है? ऐसे है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ये मैंडेटरी है। अगर 100 रुपए से ऊपर की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। उस पे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्री करानी पड़ती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो संपत्ति पंजीकरण बहुत आवश्यक होता है। और ये अनिवार्य क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है कि क्या संपत्ति पंजीकरण बेहद अनिवार्य है, और अगर है तो फिर किन परिस्थितियों में? परिस्थितियां मैंने बताया कि 100 रुपए से ऊपर का कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और क्यों है उसका रीजन ये है, अगर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा देयर कैन बी टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, है ना। बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होंगे। प्रॉपर्टी का ओनरशिप कौन है? अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रिकवर द रेवेन्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एट द रिलेवेंट टाइम, वो एसर्टेन करने के लिए भी आवश्यक होता है और इससे मालिकाना हक भी लोगों को ट्रांसफर। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ प्रवीण गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीश जी, एक बार उनका सवाल पूछ लेते हैं, फरीदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ। ये प्रवीण जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मुझे अपने ये मैम सवाल पूछना था कि जैसे मेरे बड़े भाई हैं और संपत्ति हमारे पिताजी के नाम पे है, लेकिन अब हम दो भाई हैं कानूनी वारिस, और वो मेरे जो बड़े भाई हैं वो ट्रांसफर ऑफ डीड कराना चाहते हैं, वो मेरे नाम पे करना चाहते हैं। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, या क्या वो हमें मेरे नाम पे ट्रांसफर डीड कर सकते हैं? नहीं, ये जो पिताजी के नाम पे है प्रॉपर्टी? जी, हमारे पापा जी के नाम पे है और कानूनी वारिस सिर्फ हम दो भाई हैं, मैं और मेरे बड़े भाई। हाँ, अच्छा।
पिताजी हैं? जी जी, पिताजी हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी हैं? नहीं, पिताजी माता जी सब एक्सपायर हो चुके, बहन भी दादाजी सब एक्सपायर है, जैसे हम 2 भाई हैं बस। अच्छा, आप 2 भाई हैं। तो आपने डेथ सर्टिफिकेट लेके पहले तो म्यूटेशन कराना चाहिए। तो प्रॉपर्टी का आप और आपके भाई के नाम पे जो भी लीगल हेयर्स है उनके नाम पर उसका ट्रांसफर होगा एज पर दी सक्सेशन एक्ट। ठीक है ना? ठीक है। तो उसके बाद फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फिर अच्छा उसके ओनर हो जाएंगे। आफ्टर म्यूटेशन यू विल बिकम द ओनर, देन यू कैन ट्रांसफर। जी। आप अपने भाई के नाम करना चाहते हैं, भाई आपके नाम कर सकते हैं, या दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, किसी और को बेचना चाहते हैं, तो उसके पहले म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करना। जी बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है सबसे पहले उसे पूरा करना होगा। उम्मीद है प्रवीण जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर अनिश जी, अगर प्रॉपर्टी की बात चली रही है तो एक बहुत ही कॉमन शब्द अक्सर सुनने में आता है स्टैम्प ड्यूटी का। कहा जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी किराए पर देने से पहले मालिक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और खासतौर पर ये स्टैम्प ड्यूटी को भी एक बार जरा सा डिफाइन कीजिएगा। अभी जो कई जगह पर प्रोविजन होते हैं कि हमको टेनेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है ना? पुलिस वेरिफिकेशन आजकल मैंडेटरी है कई जगहों पर, वो मैंडेटरी करना होता है। दूसरा, हम अगर एग्रीमेंट करके करते हैं, और अभी यूपी में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया हो, इवन एग्रीमेंट आप टेनेंट देने के पहले उसके आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जी, और ऐसे में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? मान लीजिए यहाँ पे किराए पर देने से पहले मकान मालिक को क्या सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है? सावधानियों में पहले तो उनका एग्रीमेंट प्रॉपर करना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए हम टेनेंसी दे रहे हैं, और समय समाप्ति के बाद उसका नवीनीकरण अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और अदरवाइज जो समय समाप्ति होने के साथ साथ उसको खाली करना चाहिए। जी, और यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि लीज के लिए देना चाह रहा है कोई अपनी प्रॉपर्टी, या फिर लीज के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। क्या मैं सुन नहीं पाया, जरा दोबारा। जी, मेरा सवाल ये है कि लीज के लिए आखिर किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है अगर कोई लीज पे लेना चाहता है या देना चाहता है तो? लीज पर लेना चाहता है तो पहले तो वेरीफाई कर लेना चाहिए कि मालिक कौन है। ठीक है अनिश, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब पूरा करें, यहाँ पे राम अवतार हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से हमारे दर्शक। एक बार उनका सवाल सुन लीजिए, उनका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर अपना जवाब आगे बढ़ाइएगा इस सवाल को लेकर। राम अवतार जी, पूछिए सवाल। हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, वकील साहब को नमस्कार मेरा। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मैंने अपनी संपत्ति 55 साल पहले ली थी और उसका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में कर दिया था। उसके बाद में मैं अपनी संपत्ति जो है पुत्र के नाम कर दी 2007 में, और करके फिर मैंने उसकी रजिस्ट्री कर दी, गिफ्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा रजिस्ट्री बनवा दी। अब क्या है, मैंने नगर पालिका में 2014 में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मैंने तो पट्टे के बिना हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो क्या रजिस्ट्री का कोई महत्व नहीं है? नंबर 1। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं लीगल एक्शन के लिए जिला सत्र न्यायालय में अप्लाई कर सकता हूँ या फिर हाई कोर्ट में करूँ? जबकि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, सभी आदेश निकल चुके, पेपर में जो भी आपत्ति विज्ञप्ति होती है वो भी निकल गई, फिर भी वो नहीं मान रहे। आपने कहाँ से खरीदी थी, पहले बताएंगे मुझे? हाँ जी, आपने कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदी थी? प्रॉपर्टी यहीं से खरीदी थी, राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, किससे खरीदी थी? हमारे पड़ोसी से ही खरीदी थी हमने। अच्छा, पड़ोसी से खरीदी तो फिर लीज डीड किसकी मांग रहे हो? पड़ोसी के आपने जो डॉक्यूमेंट खरीदते समय प्रॉपर्टी की जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आपने वेरीफाई किया था, वो डॉक्यूमेंट्स लिए थे क्या? हाँ, वो वेरीफाई थे कोर्ट के द्वारा, वो हमने पता कर लिया था, कोर्ट के द्वारा वेरीफाई थे। नॉर्मली रजिस्ट्रार ऑफिस से सारा वेरिफिकेशन होता है, और जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है सारी आपको लेनी होती है। जैसे वो लीज डीड डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये लीज में प्रॉपर्टी मिली होगी उसको, जो आपने जिससे खरीदी है, उस लीज डीड की डिमांड कर रहे हैं। बिना उस डीड को दिए हुए वो डॉक्यूमेंट चेन कंप्लीट नहीं होती है, और बिना उसके रजिस्ट्रेशन आपका नहीं करेंगे।
चलिए, उम्मीद है राम अवतार जी आपको अपने संशय का समाधान मिल गया होगा। पुष्पा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार पुष्पा जी का भी सवाल सुन लेते हैं। यानी जी पुष्पा जी, सवाल पूछिए अपना। आवाज मिल रही है आपको पुष्पा जी? हाँ जी, आवाज मिल रही है। मेरी जी, लड़की सवाल की पूछिए। शादी को 7 साल हो गए जी। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है पुष्पा जी, सवाल पूछिए जल्दी से। जी, मेरी लड़की की शादी को 7 साल हो गए जी, और 4 साल का लड़का है उसके पास। जी। और वो ना 7 साल से लड़की को अंदर ही पीट रहा था, मार रहा था, और इसने कुछ नहीं बताया भी, चल कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे मारा था जी। और अब तो इतनी मारी, एक दिन इतनी मारी, इसने मेरे तक फोन करके बुला लीजिए, वहां पे मैं चली गई। और तो उसने मेरे को भी मारा जी। फिर मैंने ना थाने में दे दिया, थाने में तभी छुट्टी तक आ गया जी वो। आप बताओ, 15 दिन हो गए लड़की यहाँ पे आ रही है, ना कोई फोन, ना कोई पता, ना सता। ऐसे भी लड़का है, भी लड़के पे फोन करके पूछ ले भी बेटा तो ठीक है कि नहीं। तो अब क्या सवाल, क्या पूछना क्या चाह रही है इस मसले पे, क्या जानना मैं तो चाहती है? पूछना चाह रही हूँ जी, चाहे तुम्हारा उसका नहीं हो जाए, हम तलाक ही करवा दें। है लड़की का या खर्चा बनवा लो, कुछ तो करेंगे जी, कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है हम जी। जी अनिश जी। लोगों तो नुकंदा फिर मेरा तो लड़का पड़का आ जाएगा, मैं गरीब नहीं लगाई आदमी मेरे आपका सवाल तलाक के बारे में। लड़के की मेरे की टांग कट रही है। मैं उसके लिए आपको सजेशन देता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल सर्विसेज कमेटी होती है जो फ्री में वकील उपलब्ध कराती है। वहाँ पर आप अपने जिले के लीगल सर्विसेज कमेटी में जो कानूनी सहायता केंद्र होता है, वहाँ पर जाके मुफ्त वकील के द्वारा अपना डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। चलिए पुष्पा जी, उम्मीद है कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से मसले सामने आ रहे हैं, फिलहाल ये मुद्दे से अलग था। अनिश जी, अभी जो सवाल है लीज को लेकर, आपसे मेरा सवाल था कि आखिर किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, तो एक बार उस सवाल का भी जवाब दीजिए ताकि जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं उनको भी सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। लीज पर कोई प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं, उसमें हमको प्रॉपर्टी का ओनर कौन है वो वेरीफाई कर लेना चाहिए और उसी से एग्रीमेंट करना चाहिए। कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी किसी और की होती है, सब लीज करने का राइट होता भी नहीं है, जब किसने ऑलरेडी लीज पे ले रखा है और वो सब लीज पे आगे देता है, तो अनलेस जो ओरिजिनल लीज डीड पे उस पर परमिशन है आपको सबलेट करने का, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की कानूनी कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ओनरशिप, और अगर उसको कोई ने किसी ने लीज पे ले रखा है तो उसका सबलीज करने का राइट है या नहीं है, अदरवाइज सबलेटिंग स्टाइल पे ग्राउंड पर। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि अगर देखा जाए तो दस्तावेजों को खास तौर पे जांचने और परखने की जरूरत होती है। बेनामा की अगर बात की जाए, बेनामा और बिक्री समझौता, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जैसे विक्रय पत्र कहिए या बेनामा कहिए, ये दोनों एक ही चीज होती है। अंग्रेजी में इसको सेल डीड कहते हैं, बेनामा कह लीजिए, और विक्रय पत्र कह लीजिए, हिंदी में विक्रय पत्र होता है। ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें पूरी डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, बेचने वाला क्यों बेच रहा है उसका रिसाइटल होता है, कितना प्रॉपर्टी कितने में खरीद रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, और उसके ऊपर फिर स्टैंप ड्यूटी कितनी देनी होती है, वो सारा स्टैंप ड्यूटी देके उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। बिल्कुल। यहाँ पे वालीराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक दिल्ली से। वालीराम जी, पूछिए अपना सवाल। पहले मेरा जिला बदाऊं था, अब वो समर हो गया, अब गिन्नौर तहसील है जी, उत्तर प्रदेश। जी, सवाल पूछिए जल्दी से अपना। सवाल ये है कि मेरी जमीन है, क्या भी जमीन है, मेरे कब्जा कर रखा है, तो क्या करूं? जी, कब्जा कौन करना चाह रहे हैं? कब्जा कौन करना चाह रहे हैं? एक बार पूरी बात बताइए वकील साहब को, अधिवक्ता जो है हमारे। बोलवा कब्जा कर रखा है, मैं यादव हूँ, वो यादव ने कब्जा कर रखा है। जी अनिश जी, कब्जा छुड़वाना चाह रहे हैं शायद। कब्जा किस बेसिस पे? इलीगल कब्जा है या कैसे है? बिल्कुल ऐसा है। मैं 20-25 साल से मैं दिल्ली रहता हूँ, किराए कब्जा कर लिया है। अब नहीं, आपने जमीन उनको किराए पे दी थी या कैसे दी थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं ली।
उन्होंने जबरदस्ती आरा मशीन लगा ली उसमें, तो मैं रोड के किनारे ही, गांव के किनारे आरा मशीन लगा ली। आरा मशीन लगा ली, फिर वो दबंग आ जाएंगे, मैं गया था, उन्होंने छोड़िए। आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट की है उस संबंध में? फिर मैंने वकील साहब, फिर मैंने केस करा तहसील में, तहसील में केस कर दिया मैंने। पुलिस केस किया था और उसके बाद एक इविक्शन सूट फाइल होता है। हाँ जी, हाँ जी। टिकट कब्जा कर रखा है, उसका उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कोर्ट फीस पे करके आपको सूट फाइल करना पड़ता है इविक्शन के लिए। और आपको कैसे आप मालिक हैं उस प्रॉपर्टी के, वो सारे दस्तावेज लगाने होते हैं सूट में, और वो सब लगाने के बाद कोर्ट उसको इविक्शन का ऑर्डर कर सकती है। क्रिमिनल कंप्लेंट अलग होती है, किसी ने जबरदस्ती आपके घर में कब्जा किया है, आपने जमीन में कब्जा किया है, उसका पुलिस अलग से एक्शन लेती है। चलिए ठीक है, यहाँ पे वालीराम जी को उम्मीद है कि प्रोसेस पता चल गया होगा कि किस तरीके से उनको बाकायदा कब्जा छुड़वाना है। जी आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम, संपत्ति से संबंधित यहाँ पे सवाल हैं और बाकायदा जो दर्शक है वो भी लगातार फोन कर रहे हैं। अधिवक्ता अनीश गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े पे। अनीश, वीरेंद्र मिश्रा हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, एक बार उनका सवाल सुन लेते हैं, जबलपुर से हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी सवाल पूछिए जल्दी से अपना। हेलो जी आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए। मैं मैडम जबलपुर से बोल रहा था। हाँ, मैंने बैंक से 2010 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। जी हेलो जी जी आपकी आवाज मिल रही है, जल्दी से सवाल पूछिए। जी, 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी थी मैंने। बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी जो है सरकारी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप सलाह दें मुझे। अनीश जी देखिए, अगर आपको जानकारी, पहले तो खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहिए। जो आप बेचने वाला है उसके ओनरशिप को उनको बिल्कुल एसर्टेन करना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस की स्क्रूटनी होती है, वो करवाने के बाद ही खरीदी। अब आपका क्या है कि आपने गलती से खरीद ली है और वो सरकारी संपत्ति है। इस मामले में जब एग्रीमेंट होता है या सेल डीड होती है, नॉर्मली उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर किसी वजह से जो बेचने वाला है उसका जो टाइटल है डिफेक्टिव पाया जाता है और जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाती है, देन जो बेचने वाला है उससे मुझे पूरा हक होता है कि उससे जितना मैंने पैसा उसको दिया, जो मेरा नुकसान हुआ है उससे उसकी नुकसान की भरपाई कराई जाए। ये हर सेल डीड में नॉर्मल क्लॉज होता है। उसके बेसिस पे रिकवरी जो सूट है वो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अपने जो सेलर था उसके खिलाफ। ठीक है, यहाँ पर वीरेंद्र जी ये सारा प्रोसीजर है जो अगर आप फॉलो करें तो कुछ हद तक आपको जरूर अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बैनामा का जिक्र कर रहे थे मनीष जी, बाकायदा उस बाबत आप अपना जवाब भी दे रहे थे, लेकिन अगर बैनामा नाकाम हो जाए तो क्या उस दौरान भी कई विकल्प होते हैं कुछ? जैसे अभी इसका जो इसके पहले जो सवाल था वो यही सवाल था, उन्होंने बैनामा तो कर दिया लेकिन जो बेचने वाला था वो मालिक ही नहीं है उस प्रॉपर्टी, तो बैनामा फेल्ड हो गया। तो फेल्ड हो गया लेकिन जो उसको रिकवर करने का राइट है वो हमारा बैनामा में होता है, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वी कैन रिकवर दैट। ठीक है, और क्या मौखिक समझौते के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है? क्या ये सुरक्षित है? प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत मौखिक ट्रांसफर परमिसिबल नहीं है, मान्य नहीं है। पुराने समय में जो घरों में जो पार्टीशन होता था लोग आपस में बंटवारा कर लेते थे, लेकिन वो कब्जे के नाते उसका धीरे धीरे कई सालों से कब्जा होता था तो फिर बाद में उनके नाम पे म्यूटेशन हो जाते थे आपकी सहमति से बिना किसी डिस्प्यूट के, तो वो हो जाता था। लेकिन हमेशा उचित यही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, इवन पार्टीशन का भी है, तो उसको प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करके हमको उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ताकि फिर आगे कभी किसी, हम तो कर लेते हैं आपसी सहमति से, लेकिन उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके आपस में डिस्प्यूट होता है, फिर वो लाइफ लॉन्ग लिटिगेशन होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको डॉक्यूमेंट कोई भी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, बिना रजिस्ट्रेशन के वो नहीं रखना चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि एक सेफ साइट पर आपको रजिस्ट्रेशन उसका करवा लेना चाहिए, आगे तक का एक सेफ साइट रहता है। ठीक है, लेकिन अनीश जी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन किन संपत्तियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? ऐसा है, सेक्शन 6 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है कौन सी प्रॉपर्टीज आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, मैं उसमें आज हुनर लोग मेरे पिताजी हो रहे, आई एम सपोज टू भाई उनके बाद मैं सक्सेशन में आऊंगा, तो क्या मैं ऐसी सक्सेशन वाली प्रॉपर्टी को मैं बेच सकता हूँ? अभी तो पिताजी के नाम पर है, तो ऐसी प्रॉपर्टी मैं नहीं बेच सकता। उस प्रॉपर्टी को मेरे को कोई बेचने का राइट नहीं है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर। जैसे किसी ने डिस्पोजेस कर दिया, पॉसिबल डिस्पोजेशन मेरे को कर रखा है, उस केस में आई हैव अ राइट टू री एंट्री बीइंग अ लीगल ओनर, लेकिन राइट टू री एंट्री दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीबॉडी एल्स। आई हैव ओनली राइट टू री एंटर। तो री एंट्री का जो राइट होता है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जो कोई प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के साथ ईजमेंट्री राइट होते हैं। सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ सुखाधिकार होते हैं, कोई रास्ते का अधिकार होता है, कोई रोशनी का अधिकार होता है, कोई वो सब। तो वो जो रास्ते का, खिड़की का, जो आसपास के, जैसे मान लो कोई पैसेज मेरे को मिला हुआ है ईजमेंट राइट के अंदर, तो दैट पैसेज आई कांट सेल टू एनीबॉडी, that will go along with the property, that alone के सुखाधिकार जो है वो अकेले नहीं बेचा जा सकता। बिल्कुल, यानी कि वहां पर वहां पे सहमति की जरूरत होगी, जो सही मायने में वहां पर ऑनर है। चलिए, सहमति नहीं है, मेन प्रॉपर्टी है, बिना उसके आप नहीं बेच सकते हो। तो आपका सुखाधिकार है, जो मुख्य प्रॉपर्टी है, जिसके लिए जिससे अटैच्ड है सुखाधिकार, उसको साथ में बेच। जब प्रॉपर्टी बिकेगी तभी बिकेगा। केवल जैसे पैसेज हमने बेच दिया, पैसेज नहीं बेच सकते। यू हैव टू सेल द हाउस इटसेल्फ, और जो मेन प्रॉपर्टी जो जिसके लिए पैसेज है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत उसको बेचना होगा तो उसके साथ वो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिश जी हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।